हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 6 दोस्तों हमारा चल रहा है इवोल्यूशन, यानी कि विकास वाला जो चैप्टर है वो हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। जो कि पहला डिफरेंस है हमारा लैमार्कवाद व डार्विनावाद के मध्य, और दूसरा डिफरेंस हम देखेंगे कि लैमार्कवाद व नव लैमार्कवाद में क्या अंतर है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि हम बात करते हैं लैमार्कवाद व डार्विनावाद के मध्य डिफरेंस की, यानी डिफरेंसेस बिटवीन लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म, तो देखिए लैमार्कवाद व डार्विनावाद के मध्य प्रमुख यहाँ पे कई सारे अंतर हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए, लैमार्कवाद की यदि हम बात करते हैं तो जैसा कि आपने पहले भी इसके लैमार्कवाद का वीडियो आपने देखा होगा, तो लैमार्कवाद में एक्चुअल में क्या होता है कि यह उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है। मतलब जो लैमार्कवाद है ये किस पर आधारित है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर। मतलब जो भी अर्जित या उपार्जित लक्षण है ये वंशागति पर आधारित होते हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है तो इनका स्थानांतरण होता रहता है। वहीं यदि डार्विनावाद की बात करते हैं तो डार्विनावाद में देखिए क्या होता है, ये वाद जो है प्राकृतिक चयन पर आधारित है। डार्विनावाद में डार्विन ने क्या कहा कि कोई भी यदि जीव है तो उसमें उसका जो है प्रकृति के अनुकूल यदि वो अपने आप को ढाल लेते हैं तभी वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे। अन्यथा ऐसे जीव जो कि प्रकृति के अनुरूप अपने आप को नहीं बना पाते हैं वे कालांतर में निष्क्रिय हो जाते हैं या कि नष्ट हो जाते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है कि लैमार्कवाद ने क्या कहा कि यह उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित होता है। वहीं डार्विनावाद में क्या है कि जो यह वाद है प्राकृतिक चयन पर आधारित है। मतलब जीवों पर प्रकृति का भी इफेक्ट यानी कि प्रभाव पड़ता है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसके अनुसार ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए ही जिराफ की गर्दन लंबी हुई है। लैमार्कवाद ने क्या कहा कि ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए ही जिराफ की गर्दन लंबी हुई है। उनका ऐसा मानना था कि जो पहले जिराफ थे तो वो पहले ऊंची पत्तियों के लिए पहले वो भोजन के लिए पत्तियों का भक्षण नहीं करते थे, यानी उसको नीचे जमीन वाली चीज़ों को खाया करते थे। उसके बाद उन्होंने पत्तियों को खाने के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि पत्तियां जो थी वो पेड़ के ऊपर लगी थी, तो ऊंचे वृक्षों की जो पत्तियां थी उनको खाने के लिए ही जिराफ की गर्दन बाद में लंबी हुई। और डार्विनावाद ने क्या कहा कि जिराफ के पूर्वजों में ही लंबी तथा छोटी दोनों प्रकार की गर्दन वाले जिराफ थे। तो उन्होंने क्या कहा कि जिराफ के जो पूर्वज थे उनमें पहले से ही लंबी व छोटी दोनों गर्दन वाले जिराफ जो है मौजूद थे। लेकिन लैमार्कवाद ने क्या कहा कि ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए जिराफ की गर्दन क्या हुई है? लंबी हुई है। देखिए, तीसरा डिफरेंस क्या है कि गर्दन के लंबी होने के कारण लंबी गर्दन वाले जिराफ का विकास हुआ। अब लैमार्कवाद क्या कहते हैं कि गर्दन चूंकि लंबी थी इसीलिए लंबी गर्दन वाले जिराफ का ही विकास हो पाया। वहीं डार्विनावाद की यदि हम बात करते हैं तो डार्विनावाद ने क्या कहा कि लंबी गर्दन वाले जिराफ ही जीवन संघर्ष में जीवित रह सके। चूंकि लंबी गर्दन वाले जिराफ का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखिए जिराफ के जो पूर्वज थे उनमें लंबी व छोटी दोनों गर्दन वाले जिराफ थे। अब उन्होंने क्या कहा कि जब जीवन संघर्ष हुआ तो जीवन संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो है लंबी गर्दन वाले जिराफ ही जीवन संघर्ष में जीवित रह सके, जिस कारण से ही लंबी गर्दन वाले जीवों का विकास हुआ, गर्दन वाले जिराफ का विकास हुआ। चौथा डिफरेंस क्या है कि जो लैमार्कवाद है यह अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग पर आधारित है। लैमार्क ने क्या कहा कि कोई भी अंग का उपयोग जितना ही व्यक्ति ज्यादा करता है वो उतना ही ज्यादा विकसित होता है, और जिन अंगों का उपयोग जीव नहीं करता है वो कालांतर में निष्क्रिय होते जाते हैं, यानी उसका विकास नहीं हो पाता है। वहीं डार्विनावाद जो है यह गुणों की वंशागति पर आधारित होता है। तो ये आपको लैमार्कवाद व डार्विनावाद के मध्य आपको अंतर तैयार करना है। इसके बाद देखिए जो दूसरा डिफरेंस है वो है लैमार्कवाद एवं नव लैमार्कवाद के मध्य। तो देखिए लैमार्कवाद व नव लैमार्कवाद के मध्य यदि अंतर देखते हैं, पहला डिफरेंस क्या है? लैमार्कवाद की यदि हम बात करते हैं तो यह मूल रूप से लैमार्क द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो लैमार्कवाद को किसने दिया? तो लैमार्कवाद को केवल और केवल लैमार्क ने ही दिया था। और इससे संबंधित आपको पता होगा कि लैमार्क ने, जैसा कि बायोलॉजी का जो टर्म है इसको भी लैमार्क ने दिया था, लैमार्क और ट्रेवेरिनस ने दिया था, यानी लैमार्क ने बायोलॉजी का टर्म भी दिया। इसके अलावा वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, इन आदि शब्दों का प्रयोग भी किसने किया था? लैमार्क ने किया था। तो देखिए लैमार्कवाद जो है, लैमार्कवाद किसके द्वारा दिया गया? तो यह मुख्य रूप से लैमार्क के द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था।
वहीं यदि हम बात करते हैं नवलयमार्कवाद की, तो देखिए यह विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा लयमार्कवाद के रूपांतरण के पश्चात अस्तित्व में आया। नवलयमार्कवाद जो है ये एक्चुअल में लयमार्कवाद का ही मॉडिफाइड रूप है। मतलब जो लयमार्कवाद है उसी को मॉडिफाइड किया कई सारे वैज्ञानिकों ने मिलकर के, जिसे ही हम नवलयमार्कवाद के नाम से जानते हैं। तो नवलयमार्कवाद जो है यह विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा लयमार्कवाद के रूपांतरण के परिणाम स्वरूप ही अस्तित्व में आया। मतलब लयमार्कवाद को ही मॉडिफाइड करके कई सारे साइंटिस्टों ने नवलयमार्कवाद बनाया। इसके बाद देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसके अनुसार जीवों में जो आंतरिक जीवनी होती है, आंतरिक जीवनी शक्ति तथा जो उपार्जित गुण होते हैं वो जैव विकास के प्रमुख स्रोत हैं। मतलब जैव विकास का प्रमुख स्रोत क्या है, तो लयमार्कवाद के अनुसार जो जैव विकास का प्रमुख स्रोत है वो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति और जीवों में पाई जाने वाली जो भी आंतरिक जीवनी शक्ति पहले से मौजूद है। वहीं यदि नवलयमार्कवाद की बात करते हैं तो नवलयमार्कवाद जो है आंतरिक जीवनी शक्ति के विकास में भूमिका को नकारता है। वो नवलयमार्कवाद जो है ये डायरेक्टली नकारता है कि इसमें जीवनी शक्ति की भूमिका विकास में नहीं है। साथ ही साथ जो उपार्जित गुणों की वंशागति है उसको भी जो नवलयमार्कवाद है यह आंशिक रूप से ही स्वीकारता है। मतलब पूरी तरह से जो नवलयमार्कवाद है ये इस बात को भी नहीं स्वीकारता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। आंशिक रूप से केवल इस बात को नवलयमार्कवाद स्वीकार करता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। इसके बाद देखिए तीसरा डिफरेंस क्या है कि यह वातावरण में परिवर्तन की जैव विकास में भूमिका पर विश्वास करता है। यदि वातावरण में परिवर्तन होता है तो वातावरण में परिवर्तन की जो जैव विकास में भूमिका है उस पर विश्वास करता है। मतलब वातावरण का यदि विकास होगा तो जैवों का भी विकास होता है, यह लयमार्कवाद ने कहा। वहीं यदि डार्विनावाद तो इससे अलग था। नवलयमार्कवाद ने यहाँ पे क्या कहा कि यह जीवों पर बदले हुए परिवेश की प्रत्यक्ष भूमिका में विश्वास करता है। लयमार्कवाद का यहाँ पे नवलयमार्कवाद का कहना क्या है कि यह जीवों पर बदले हुए, यदि परिवेश या वातावरण यदि बदल जाता है तो उसकी जो प्रत्यक्ष भूमिका है उस पर विश्वास करता है नवलयमार्कवाद। लेकिन लयमार्कवाद किस पर विश्वास करता है, वातावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप यह विश्वास करता है कि वातावरण में परिवर्तन होगा तो जैव विकास भी हो सकता है। इसके बाद देखिए इसके बाद आखिरी डिफरेंस क्या है कि इसके अनुसार सभी उपार्जित गुण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति प्रदर्शित करते हैं। लयमार्कवाद का कहना है, जैसे कि हमने आपको लयमार्कवाद भी पढ़ाया, वहां पे भी हमने आपको बताया था कि लयमार्कवाद जो है इसी पर आधारित है कि उपार्जित लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति होती है। मतलब कोई भी यदि उपार्जित गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ही वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर पहुंच जाते हैं। जैसा कि आपने जिराफ के एग्जाम्पल से देखा कि यदि लंबी गर्दन वाले जिराफ हैं तो उन्हीं का विकास जो है हो जाता है बाद में। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कहा कि उपार्जित जो गुण होते हैं उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ही वंशागति होती है। वहीं नवलयमार्कवाद की यदि हम बात करते हैं तो इनके अनुसार केवल वही उपार्जित गुणों की वंशागति होती है जो कि जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो जीव खाली जनन कोशिकाओं में विकसित होते हैं या उत्पन्न होते हैं केवल उन्हीं गुणों की वंशागति होती है, इसके अलावा जो भी गुण है उनकी वंशागति नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए दोनों डिफरेंस जो है पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।